सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोग को लेके चल रहे हैं बीपीएससी टीचर 2023 का कुछ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसमें आपको स्पीड से रिलेशन, जो स्पीड आपका कैसे आएगा, और प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम कलेक्शन किए हैं। तो अभी आप लोग इसमें देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम जो आपका होने जा रहा है, प्रत्येक अलग अलग शिफ्ट में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप लोग जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, एक बार मेरा कंप्लीट सेट देख लीजिए और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और इसमें जो है, जो भी छात्र नए होंगे या छात्राएं, वो मेरे चैनल पे पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे देखते हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, ये देखिए। ये कह रहा है निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अब यहाँ बात आती है, यहाँ तो मेरे पास अल्फ़ाबेट है, अक्षर है, लेकिन शब्द और संख्या का चर्चा क्यों किया गया है। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम होता है एनालॉजी। एनालॉजी का हिंदी होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है एक समान, यानी कहने का अर्थ होगा, आप देख रहे हैं आइटम को इतना लिखा गया है तो उसको यहाँ क्या लिखा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को यदि दूसरे अर्थ में पूछा जाए तो पूछ सकता है, जिस प्रकार ITAM संबंधित है MITE से, तो उसी प्रकार ACHE संबंधित किससे होगा। तो यहाँ जो है ये एनालॉजी का चैप्टर है। आप देखिए इसमें अब करना क्या है, यहाँ ITEM है, आप कुछ नहीं करिए, लास्ट वाले M को यहाँ फर्स्ट में ले आइए, लास्ट वाले M को फर्स्ट में ले आइए। जैसे कहने का मतलब ITEM, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको यदि आप उठा के फर्स्ट में ले आते हैं, यानी फर्स्ट में लाने का मतलब यहाँ, और यहाँ आप मिटा दीजिए, तो आपका ये जो है ये MITE बन चुका है। MI ये I है, MITE बन चुका है, ये आपका T है, तो MITE बन चुका है। ठीक उसी प्रकार आप क्या करेंगे, ये लास्ट वाले M को, तो लास्ट वाले E को यहाँ ले लेंगे और बाकी ACH लिख देंगे, ACH, यानी आपका ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो गया। तो ये एनालॉजी चैप्टर है, आप एनालॉजी में जाके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और यहाँ पे आपको बोर्ड मास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, BORD MAS। तो बोर्ड मास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और बोर्ड मास का मतलब आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, जिसको हिंदी में का कहते हैं, और ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ होता है। D से डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, M से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, A से एडिशन, एडिशन का मतलब आपको जोड़, और S से सब्ट्रैक्ट, और वहाँ पे आपको घटाओ। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। और प्रश्न जो आपके पास है 16 - 21 डिवाइड 7 इंटू 6 + 3 = व्हाट, यानी 31 दिया गया है। यानी इसमें ध्यान रखना है, निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है। समीकरण को सही करने के लिए इन दो चिन्हों को ज्ञात करिए। यानी कहने का अर्थ हुआ, इस दो को साइन में से कोई ऐसा साइन है जो इंटरचेंज है, यानी जहां प्लस होना चाहिए, जहां माइनस होना चाहिए वहां प्लस दे दिया है, जहां प्लस होना चाहिए वहां माइनस दे दिया है। या कह सकते डिवाइड के बदले प्लस, प्लस के बदले डिवाइड, यानी आपस में बदलेंगे। तो अब यहाँ पे हम बदलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, माइनस के बदले प्लस देना है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस दे दीजिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। तो यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ माइनस करना है 16 - 3।
अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जब करिएगा तो इन दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे आपको पता हो इन दोनों का कैलकुलेशन करने पर 21/7 बराबर 3। अब आपके पास जो आ गया है 16 + 3 इंटू 16 माइनस इतना बराबर 31। यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 6 है, 6 और माइनस यहाँ पे 6 - 3 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 × 3 करेंगे, ये 18 हो जाएगा और इधर बनेगा 16 + 18 - 3 बराबर 31। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14, 4 बच गया 1, 1 2 1 3, 36 - 3 बराबर 31। यहाँ पे 8 × 6 = 14, 4 बच गया 1, 1 2 1 3, 34, 34 - 3 बराबर 31। अब देखेंगे 34 में से 3 गया 31 बराबर 31। तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यदि पहला को हम पुट करें माइनस के बदले प्लस और प्लस के बदले माइनस तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया और ए हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन जो है आपको लिया गया है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का संबंध यानी रक्त संबंध। अब यहाँ कह रहा है एल के की पुत्री है। एल जो है के की पुत्री है तो के की बेटी होगी एल, तो ये माइनस होगी, फीमेल होगी और बेटी होगी, और के जो है पिता या माता होंगे। और दूसरा है जिस किसी को ब्लड रिलेशन नहीं पता होगा तो हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जो भी चैप्टर का आपको दिक्कत होगा सारे का लिंक दे दूंगा, सारे का जाएगा आप डीप नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो नए होंगे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें जहाँ कहीं समस्या आए। एल का विवाह डी के साथ हुआ है। अब एल जब बेटी है तो इसका विवाह बेटा से होगा, तो यानी डी से हुआ है, और डी यहाँ पे मेल मेंबर होगा, ये प्लस हो गया, तो एल का पति हो गया डी। क्या हो गया, एल का पति हो गया डी। इसका मतलब है डी की पत्नी हो गई एल, यानी ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गई। अब कहता है बी डी का पुत्र है। अब बी जो है डी का पुत्र है। डी का पुत्र है कौन, बी, ये बेटा है, ये बेटा है किसका, डी का। तो ऐसा नहीं जो एल का बेटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एल और डी वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, इसलिए ये बेटा जो होगा दोनों का होगा, ठीक है। टी का विवाह बी के साथ हुआ है। अब टी का विवाह जो है बी के साथ है, यानी बी का भी ब्याह कर दिया है, तो टी का विवाह बी के साथ हुआ तो ये माइनस होगी, और ये जो है पत्नी होगी, बी की पत्नी होगी, बी की पत्नी होगी, बी की पत्नी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी की पत्नी टी हो गई, टी का विवाह बी के साथ हुआ। डी टी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, जिसके साथ से का प्रयोग कर देगा उसको हम बोलेंगे बोलने के लिए, जो क्या बोलेगा या क्या बोलेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे टी से डी का संबंध टी से क्या है, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टी का पति बी है, टी का पति बी है, और बी का ये कौन है, माँ है, और ये कौन है, पिता है, तो यानी बी का पिता ये है, यानी पति के पिता अर्थात ससुर, पति का पिता अर्थात ससुर। अब यदि यहाँ ऐसा रहता टी डी से किस प्रकार संबंधित है, अब यहाँ क्या करते हैं, आप देखते कि डी का बेटा बी है, बी की पत्नी टी है, इसका मतलब बेटा की पत्नी अर्थात वो बहू हो जाती, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ससुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4।
ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से लिया गया है, जिसका हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। अब यहाँ कह रहा है चूना, सीमेंट और ईंट कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, तो आप जानते हैं इसमें चूना अलग होता है, सीमेंट अलग होता है, ईंट अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। और जो लोग को वेन डायग्राम अच्छा कमांड होगा तो वो मुझे एक प्रश्न का कमेंट करके आंसर दे देंगे, और वो प्रश्न होगा जो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, माता, पिता और बेटा। और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक जो स्मार्ट बच्चे होंगे उससे भी आंसर सही नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। और जो ज़्यादा तेज होंगे वो बनेंगे विधवा, महिला और माँ का डायग्राम। ये दो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, और जो उम्मीद करते हैं कि बनाने का कमेंट करेंगे, जो विधवा, महिला, माँ, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, और माता, पिता और बेटा का डायग्राम कैसा बनेगा, देखते हैं किन किन लोग से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सेलुलिज्म से लिया गया है। क्वेश्चन ये सेलुलिज्म से लिया गया है, और इनका भी वीडियो अपने ही चैनल पे, जिस चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं वहीं पे दिया गया है, और वहाँ पे हम आपको आई बटन में लिंक दे देंगे। शुरू से इसका क्लास कर लेंगे, और यदि शुरू से इसका क्लास कर लेते हैं तो विदाउट पेन आपका सेलुलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ करना क्या है, कह रहा है कुछ ड्रिंक जूस हैं, तो हम बता रहे हैं 50 इसका वैल्यू, 50 इसका वैल्यू। सभी जूस पेय पदार्थ हैं, 100 इसका वैल्यू, 50 इसका वैल्यू। और कोई पेय पदार्थ ये आपका 100 और ये आपका 100। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई जूस ठोस नहीं है। ठोस नहीं है तो ये यहाँ पे है, और जूस आपका यहाँ पे है, जूस आपका यहाँ पे है। इसके दोनों के बीच में कॉमन टर्म पेय पदार्थ है। तो आपको पता होगा 150 पॉसिबल होता है, तो यानी ये जो आंसर है ये सही होना चाहिए। और दूसरा एक और कंडीशन लगाना है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस होगा, तो माइनस भी है। अब जब ये इतना हो गया तो सभी जूस ठोस नहीं है, कोई जूस ठोस नहीं है, तो अब यहाँ पे कोई के बदले सभी भी रहता, या सभी के बदले कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेरा एक ही बात कहता है। तो सभी जूस ठोस नहीं है या कोई जूस ठोस नहीं है, ये आपका आंसर सही हो गया। दूसरा कहता है कोई ड्रिंक ठोस नहीं है। अब ड्रिंक और ठोस की बात आती है, तो जब ड्रिंक और ठोस की बात आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, ड्रिंक यहाँ है और ठोस यहाँ है। अब इन जूस को भी मिलाएंगे तो जूस मिलेगा 100 और 50 पॉसिबल होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, जो यहाँ ड्रिंक का वैल्यू 50 है, जबकि कोई के साथ निगेटिव रहने पर ड्रिंक का भी वैल्यू 100 हो जाएगा और ठोस का भी वैल्यू 100 हो जाएगा। इस तरीके से यदि यहाँ पे ऐसा निष्कर्ष रहता कुछ ड्रिंक ठोस नहीं है, ऐसा निष्कर्ष रहता तो ये मेरा सही हो जाता, क्योंकि ड्रिंक का वैल्यू 50 है और यहाँ 50 लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण, एनी लगने के कारण ये मेरा गलत है। इसका सही आंसर केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो इस तरीके से 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एजम्पशन से दिया गया है। एजम्पशन का हिंदी होता है पूर्व धारणा, यानी इसमें जो है गारंटी नहीं है लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न 6 में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जो वक्तव्य आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, निकाले दिए गए हैं।
निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि दोनों वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वो समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। अब यहाँ कह रहा है वक्तव्य क्या दे रहा है। वक्तव्य देखिए यहाँ है, कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कहने का मतलब है कठिनाई का मतलब परेशानी तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप। आजकल क्या है, सुबह लोग कहीं और हैं, शाम कहीं हैं, दोपहर कहीं हैं, जितना सुविधा लोग उतना बेचैनी है। किसी को खाने का टाइम नहीं है, किसी को सोने का टाइम नहीं है, किसी को पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी को एग्जाम देने का टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब परेशानी बढ़ते जा रही है। तो कह रहा है कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाती है। अब ये बात तो सही कह रहा है, इसको 100% सही मानना है। अब यहाँ कह रहा है जीवन में कठिनाइयाँ हैं, अब यहाँ पे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, और दूसरा कह रहा है पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो अब आप देखिए इनके बारे में, पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये गलत है। और जीवन है तो परेशानी है, क्योंकि मनुष्य भी के पास भी जीवन है, उसको भी परेशानी है, लेकिन उसकी परेशानी हम आप नहीं समझते हैं। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं तो आपके साथ समस्या है, और जिस दिन जिंदा नहीं रहेंगे उस दिन समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन इसका ए सही आंसर हुआ। अब यहाँ मेरा ऑप्शन यहाँ भी ए होगा, ये केवल वन ही पूर्वानुमान सही है, यानी दिए गए कथन के आधार पे केवल फर्स्ट ही हम निकाल सकते हैं कि सही है। दूसरा के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कोई वक्तव्य मेरे पास नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में कह रहा है यदि प्रिंसिपल शब्द को इतना के रूप में लिखा जाता है तो इतना को उस रूप में क्या लिखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल को क्या लिखा है LAPI अब आप देख सकते हैं लास्ट से ये यहाँ, 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 यानी कहने का मतलब है यदि आपको पता चल जाए कि एकदम लास्ट से लिख देना है तो आपका इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा ECNECSELODA। अब यहाँ पे ECNE CSE LODA, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको फाइंडिंग मिसिंग वन से लिया गया है, या कह सकते हैं यहाँ लुप्त पद ज्ञात करना होता है, जो अब यहाँ पे कैसे होगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं 9 गुना 8 करते हैं ये 72 होता है, और -7 करते हैं तो ये 65 होता है। 12 में से 7 गया 5, फिर आप यहाँ पे 6 गुना 5 बराबर 30 होता है, -4 करेंगे 26 होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे x गुना 6 बराबर 6x -3 बराबर 39 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x बराबर 39 + 3 42, इसीलिए x बराबर 42/6 बराबर 7 होगा। तो ऑप्शन आपका सी उत्तर हो गया। दूसरे अर्थ में इसे बना सकते हैं। दूसरे किस तरीके से बना सकते हैं देखिए, अब यहाँ पे 65 - 7, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से कुछ नहीं, 65 - 7, 65 + 7, 65 + 7 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 72। अब यानी कहने का मतलब इन दोनों का जोड़
इन दोनों का इंटू इक्वल, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का इंटू इक्वल, इन दोनों का इंटू इन दोनों का जोड़ इक्वल। तो अब हम देख रहे हैं 65 7 72, 9 8 72, 24 36, 6 5 33, 39 3 42। तो 6 गुना क्या करेंगे जो 42 होगा, तो 6 गुना 7 करेंगे 42 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ऑड मैन आउट, एक को चुनना है। तो यहाँ लड़की है, यहाँ बेंच है, यहाँ गाय है। लड़की, बेंच और गाय ये तीनों आपका नाउन है, संज्ञा है, और ये आप तीनों को कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये सब संज्ञा के रूप में आएगा, लेकिन सेकना संज्ञा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद को चुनिए। अब यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ये सीरीज का क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें कह सकते हैं फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी एक गलती है उसको चुनिए। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 8 का है। यानी कहने का मतलब यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए, लेकिन 36 नहीं देके 35 दिया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 के बाद 11 कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डायरेक्शन और डिस्टेंस से ये क्वेश्चन लिया गया है। डायरेक्शन और डिस्टेंस में देखेंगे तो मुख्य रूप से टोटल 10 दिशा होते हैं, लेकिन बोर्ड के आधार पर सिर्फ 8 ही दिशा का चर्चा करना है, ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। ये एन ई हो गया, ये एस ई हो गया, ये एस डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू एस हो गया। बस यही 8 दिशा है आपको, जिसको आपको बोर्ड पे चर्चा करना है। अब इसमें देखिए, अब आपके पास जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टोटल आपका होता है 360 डिग्री, और इसको हम 8 बार में काटे हैं तो 8 चौके 32, 32 4 36, 36 पे 0 40, 8 पंचे 40। यानी कहने का अर्थ हुआ एक दूसरे से बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि 360 को 8 से भागा दिए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो ये आपका जो है दक्षिण दिशा है, और ये आपका दक्षिण दिशा है, और ये आपका पश्चिम दिशा है। यानी कहने का मतलब आपका मुंह यहाँ है। दक्षिण पश्चिम का मतलब ये बीच वाला। यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाते हैं, 135 बाएं मुड़ने का मतलब सीधा इधर आ जाना, तो आपकी दिशा क्या होगी? तो आपकी दिशा क्या होगी पता चल चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन और डिस्टेंस से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है राजू अपने घर में पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। राजू यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम चला, और ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एन एस ई और डब्ल्यू, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। राजू अपने घर में पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। यहाँ राजू का घर है, और यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद, बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर यहाँ चला, और 20 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा मुड़कर 25 किलोमीटर, पूर्व की ओर 25 किलोमीटर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ यदि 15 है तो 25 आगे बढ़ना चाहिए, 25 किलोमीटर, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर गया, वो अपने घर से कितनी दूर है? तो अब एक चीज़ ध्यान देंगे, ये आपका 20 और ये आपका 20। तो ये मैथमेटिक्स में कहता है यदि आमने सामने की दो भुजा आपस में बराबर हो तो शेष दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है जब ये 20-20 है तो यानी कहने का मतलब है
ये यहाँ से यहाँ जो है ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। और 25 होने का मतलब यहाँ से यहाँ 15 हो चुका है, इसका मतलब ये जो होगा ये 10 होगा। इसलिए इसका सही आंसर उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे पूछा जाता वो अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर होता वो घर से अपना पूरब दिशा की ओर है, तो यानी 10 किलोमीटर पूरब हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं पूछा है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये आपके पास दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृति ये है। ये क्वेश्चन आपका सीरीज का है, लेकिन नॉन वर्बल सीरीज का है, यानी फिगर के आधार पे। तो अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे ये बीच वाला लाइन इस प्रकार से है, ये वाला इस प्रकार से है, और ये वाला इस प्रकार से है। यानी कहने का मतलब ये और ये आमने सामने में एक जैसा है, तो यहाँ भी इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है इसका ये लाइन इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो यानी यहाँ भी इस प्रकार का लाइन होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे इसके साथ इस प्रकार का है, जबकि इसके साथ इस प्रकार का है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहता है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। ये 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको चुनिए। अब यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा, हम एक एक करके चेक करेंगे। REVOLT, REVOLT ये आपका बन जाएगा। TRAIL, TRAIL ये भी आपका बन जाएगा। VOCATION, अब VOCA, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सी कहीं नहीं दिख रहा है, ये सी आपका कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही नहीं बनेगा और यही आपका आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम डी को चेक कर लेते हैं। VOLU, NTARY, यानी आपका आंसर सी होगा, क्योंकि सी को नहीं बना सकते हैं। और क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी का प्रयोग किया है, जबकि कहीं सी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही लाया गया है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को इतना लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए PRINCIPAL, प्रिंसिपल को MBOQSOMVW। अब यहाँ पे MBOQSOMVW ये लिखा गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले PR था, यहाँ पे डबल R हो गया। अब यहाँ करना क्या है, सबसे पहले इसका देखिए अल्फ़ाबेट में यदि कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो आपको पोजीशन याद करना पड़ता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का भी पूरा वीडियो का आई बटन में दे देंगे लिंक, या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेंगे एक एक करके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये हो गया, और उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर दिया गया है TEACHER, टीचर को FDVSZDB ये दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और यहाँ पे जो टीचर है, इन दोनों में आप जानते हैं प्रिंसिपल और टीचर का गहरा रिश्ता होता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में कॉमन होगा, और कॉमन शायद आपको दिख रहा होगा, पहले तो R ही दिख रहा है कॉमन, यहाँ R है
यहाँ आर है, तो इसके सामने यहाँ बी है और इसके सामने यहाँ बी है। तो अब आप एक लाइन में समझ लीजिए, ऊपर का कोड नीचे एक लाइन में ध्यान रखना है। ए का कोड भी है, ए का कोड भी है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए सी ए पी, सी कहाँ है, इसका कोड ये होगा, इसका ये होगा, इसका कोड ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यहाँ भी इसका कोड ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी ऊपर का कोड नीचे एक लाइन में ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो भी शब्द है कैपिटल है, इसका देख लीजिए। कैपिटल सी का कोड एस, ए का कोड भी, ये आपका बी भी ऑप्शन है खत्म, एस भी ऑप्शन है, ठीक है। अब पी का कोड देखिए, पी का एम, एस भी एम, ठीक है, ठीक है। और आई का देखिए ओ, ओ यहाँ तक एस भी एम ओ, एस भी एम ओ, एस भी एम ओ, एस भी एम आई है, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए 4 को हो गया। टी का कहाँ है, टी का एफ, अब 2 को ख़त्म हो गया था। एफ, यहाँ एफ है और यहाँ डी है, तो ये भी ख़त्म। एफ और ए एल, ए का और एल का, वी डब्ल्यू। अब देखिए वी डब्ल्यू, यानी यहाँ पे बहुत हल्का क्वेश्चन था, दोनों का कोड यहाँ दिया गया था, उसमें से चुन लेना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं जबकि कुछ बाहर की ओर, अर्थात केंद्र से विपरीत दिशा में। यानी कहने का मतलब टोटल 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति जो हैं आपका यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि सभी का मुंह अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर मेंशन है कि कुछ का मुंह अंदर है, कुछ का बाहर है। तो ये क्लियर नहीं पता चल रहा है कि 2 का मुंह अंदर है कि 6 का मुंह अंदर है कि 4 का मुंह अंदर है, पता नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। टी का मुंह, यहाँ देखिए आर टी के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। आर कहाँ है, टी के दाएं दूसरे स्थान पे। तो अभी हम टी को जो बैठाएंगे, टी के दाएं दूसरे स्थान पे आर को, एक कंडीशन ये होगा और एक कंडीशन ये होगा, क्योंकि यदि अंदर मुंह होगा तो आर यहाँ होगा, बाहर मुंह होगा तो आर यहाँ होगा, ठीक है। टी का मुंह केंद्र की ओर है। अब पता चल गया जो टी का मुंह अंदर की ओर है, इसका मतलब टी जो है यहाँ पे, आर जो है टी के दाएं दूसरे स्थान बैठा है, तो टी आर के दाएं पहला दूसरा, ये वाला सही होगा। फिर कहता है टी का मुंह केंद्र की ओर है, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान बैठा है। अब ओ के बारे में बात कर रहा है, ओ आर के बाएं तीसरे स्थान पे, और आगे कह रहा है आर तथा ओ का मुंह विपरीत दिशा में है। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है। पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान बैठा है, यू पी के एकदम बाएं। तो अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ कह रहा है ओ टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर के निकटतम पड़ोसी का मुंह विपरीत दिशा में है। तो अब ये सारे बात करना है हमको। तो अभी आप देखिए टी का मुंह केंद्र की ओर है, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान पे। अब ओ जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पे, तो एक यहाँ डायग्राम हम और बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका एक साथ आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ओ आर के बाएं तीसरे स्थान बैठा है। अब ये नहीं पता है कि आर के बाएं तो आर का मुंह अंदर है कि बाहर है, इसलिए हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। और टी तो कन्फर्म है, इसका मुंह अंदर है, आर भी कन्फर्म है, यहाँ है। अब यहाँ आर को हम बाहर रखते हैं, तो कह रहा है, और यहाँ आर को हम अंदर रखते हैं। अब यहाँ आर को अंदर रखें तो कह रहा है ओ और आर के बाएं, टी का मुंह केंद्र की ओर है, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान बैठा है। ओ कहाँ है, आर के बाएं तीसरे स्थान पे। ये यहाँ होगा तो बाएं पहला दूसरा और तीसरा यहाँ हो जाएगा, और ये यहाँ होगा तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ हो जाएगा। तो इनका इधर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ओ आर के बाएं को तीसरे स्थान बैठा है, आर तथा ओ के मुंह विपरीत दिशा में है। आर ओ का मुंह विपरीत दिशा में, यानी ये अंदर है तो ये बाहर है, यहाँ ये बाहर है तो ये अंदर है, ठीक है।
विपरीत दिशा में है। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है। ओ के निकटतम पड़ोसी का मुंह एक ये है, एक ये है, केंद्र की ओर है। ओ का निकटतम पड़ोसी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है। पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ है? ओ के दाएं दूसरे स्थान पे। ओ यहाँ है, इसका दाएं बाहर की ओर है, इधर होगा। तो पी ओ के दाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पी, और ओ के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे पी, ठीक है। पी हो गया, ओ के, पी ओ के दाएं दूसरे स्थान बैठा है। यू पी के एकदम बाएं को बैठा है। यू कहाँ है? यू पी के एकदम बाएं को बैठा है। यू जो है पी के एकदम बाएं बैठा है। यू कहाँ है? पी के एकदम बाएं। अब पी के एकदम बाएं पता नहीं, पी के एकदम बाएं इधर तो संभव नहीं है, तो पी के एकदम बाएं यू कर देते हैं। और यहाँ जब पी के एकदम बाएं करेंगे तो इसको अंदर कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि पी के दोनों साइड तो खाली है नहीं, एक साइड तो भरा हुआ है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे होना चाहिए तो बाएं कर दिए। अब पी के एकदम बाएं, पी के एकदम बाएं यू बैठा है, तो यहाँ पे यू हो सकता है, यहाँ पे यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। यू पी के एकदम बाएं बैठा है। एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एन कहाँ है? क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे। एन कहाँ है? क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे, एन क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और ओ दोनों का मुंह एक ही दिशा की ओर है। क्यू और ओ का मुंह एक ही दिशा की ओर है। अब ये ध्यान रखना है, कह रहा है एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पे। एन कहाँ है? क्यू के बाएं। क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे एन दे दिए, और इन दोनों का मुंह अंदर कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है मुंह एक ही ओर है। एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान बैठा है। क्यू और ओ दोनों का मुंह एक ही दिशा में है। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहाँ होना भी नहीं चाहिए और हुआ भी नहीं, यानी क्यू यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है ये फिगर गलत हो रहा है, इसलिए इसको हम नहीं बनेंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को बैठ चुका है, और लास्ट जो आपका है एस छूट गया। एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आर एस टी यू हो गया। अब यहाँ पे हो गया, और कह रहा है ओ टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर के निकटतम पड़ोसियों का मुंह, आर के निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा में है। आर के निकटतम पड़ोसी जो होगा, आर के निकटतम पड़ोसी का मुंह विपरीत दिशा में होगा, अर्थात एक पड़ोसी का मुंह केंद्र की ओर तो दूसरे का बाहर। तो ये अंदर है तो ये बाहर होगा, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर होगा, अंदर अंदर अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस टाइप से जब कंप्लीट हो गया तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 4 में से 3 एकदम समान है और अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? USPN, ये ऑप्शन है USPN, USPN। अब इन चारों में क्या समानता देखिए। U का मुंह केंद्र की ओर, S का मुंह केंद्र की ओर, P का मुंह केंद्र की ओर, और N का मुंह बाहर की ओर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात N। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 में 3 क्लासिफिकेशन देखना था, तो एक का मुंह बाहर की ओर है जबकि सभी का मुंह अंदर की ओर है। तो यहाँ पे ये अधिकतर संख्या में अंदर वाले थे, तो इसलिए यहाँ पे जो एक बच गया वो N हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन U के बाएं को दूसरे स्थान पे है? तो U के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? तो U के बाएं दूसरे स्थान पर आप देखेंगे, U के बाएं दूसरे स्थान पे ये अंदर की ओर मुंह है, पहला और दूसरा S है। U के बाएं दूसरे स्थान पे आपका ऑप्शन नंबर C अर्थात S है। 17 का ऑप्शन नंबर C अर्थात S है। और तीसरा कहता है दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति के मुंह बाहर की ओर है? तो दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति का मुंह बाहर की ओर है? तो आप देख रहे हैं एक N का मुंह बाहर है, एक R का मुंह बाहर है, बाकी सभी का मुंह अंदर की ओर है, अर्थात ऑप्शन नंबर B हो गया।
इसका सी हो गया और इसका डी हो गया। तो यानी इस तरीके से आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कहता है। ये पजल है, पजल का हिंदी होता है पहेली, और इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर फिक्स रहेगा, मिनिमम 2 नंबर रहेगा। और यही सब क्वेश्चन आपको आगे चल के मार्किंग करेगा तो आप पास और फेल कर जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है इनको सभी विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे और नहीं बनाना भी चाहेंगे, लेकिन एक एक नंबर से आपका सफलता रुक सकता है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि पजल यदि नहीं जानते होंगे तो मेरा पूरा पजल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अब यहाँ क्या कहता है देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, MTD, FHR और W 7 विद्यार्थी हैं जो 3 विभिन्न कॉलेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इस प्रकार पढ़ते हैं कि कम से कम 2 एक कॉलेज में है। यानी कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी जो है 7 है। और वो कौन कौन है? MTD, FHR और W, 3, 6, 7। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कम से कम 2 एक कॉलेज में है। यानी कॉलेज जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलेज है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कम से कम 2 लड़का को तो हर हाल में जाना पड़ेगा, +1 भी है, क्योंकि एक को जो बचेगा तो वो किसी न किसी कॉलेज में पढ़ेगा, तो वो पता नहीं चल रहा है। और विषय जो है अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में से प्रत्येक के पास एक पसंद का, जरूरी नहीं इसी क्रम में, यानी सब्जेक्ट जो है सबके पास अलग अलग है। सब्जेक्ट जो है सबके पास अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज की जहाँ तक बात है तो कॉलेज जो है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉलेज हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 7 है। तो 2-2 तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, और एक जो है तीनों में एक नहीं होगा, किसी एक में +1 होगा, क्योंकि 2, 2, 2, 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो किसी एक में जाएगा, वो पता नहीं है, इसीलिए अभी हम सब में दे दिए हैं। अब कहता है डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है। अब यहाँ साफ एक लाइन में आप क्या करेंगे, यहाँ आप सब्जेक्ट लिख दीजिए और यहाँ कॉलेज लिख दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए और यहाँ कॉलेज लिख दीजिए, और ये काट दीजिए, ये सही कर दीजिए। यानी इधर जो आएगा वो पढ़ने वाला सही वाला होगा, इधर गलत वाला होगा, जो नहीं पसंद करेगा। अब कहता है डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है और वह कॉलेज सेकंड में। डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है, फिजिक्स है, और वह कॉलेज सेकंड में कॉलेज सेकंड में केवल M के साथ अध्ययनरत है। यानी केवल डी जो है केवल M के साथ अध्ययनरत है, इसका मतलब यहाँ पे M के साथ केवल अध्ययनरत है, तो यहाँ पे जो कॉलेज में ये पढ़ रहा है वहाँ कोई और लड़का लड़की नहीं है, केवल का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ सेकंड में कौन चला जाएगा? M चला जाएगा। M यहाँ सेकंड में चल गया, और यहाँ जो हम +1 किए थे ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, इसका सीट फुल हो चुका है। H की पढ़ाई थर्ड में नहीं होती है। अब एक चीज़ देखिए, H थर्ड में नहीं पढ़ता है और पहले ही आपका सेकंड फुल हो चुका है, इसका मतलब H पढ़ता कहाँ है? तो H पढ़ेगा आपका फर्स्ट में। H पढ़ता कहाँ है? फर्स्ट में। तो H की पढ़ाई थर्ड में नहीं होती और उसे अंग्रेजी पसंद है। H को पसंद क्या है? अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो भी आप काटते जाएंगे। फिजिक्स और इंग्लिश खत्म हो गया तो अंग्रेजी खत्म और फिजिक्स खत्म हो गया है, वो कोई न कोई पढ़ चुका है। अब कहता है अंग्रेजी पसंद है। F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है। F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, यहाँ कॉलेज थर्ड दे दीजिए। F की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है, यानी F को जो है गणित पसंद नहीं है, यानी इस साइड लेफ्ट साइड जो सब्जेक्ट है वो नहीं पसंद करने वाला, और लेफ्ट साइड जो कॉलेज है नहीं पसंद करने वाला, और राइट साइड जो है पसंद करने वाला है। ठीक है, एस की पढ़ाई थर्ड में होती है और अंग्रेजी पसंद है। एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है। अब कह रहा है
जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है, ये आपका कंडीशन होता है, जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र यानी ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पसंद है, उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। तो ये कंडीशन है, इसको लिख के रख लीजिए। एक ही कॉलेज होने का मतलब सेम कॉलेज, सेम कॉलेज में होती है। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है, डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है यानी बायो पसंद है, बायो पसंद है, तो बायो को यहाँ से आप काट के हटा सकते हैं। डब्लू को बायो पसंद है तो बायो को वहाँ से काट के आप हटा सकते हैं। उसके बाद कहता है और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है। अब देखिए डब्लू फर्स्ट में नहीं है और सेकंड पहले भर चुका है, इसका मतलब जाएगा कहाँ, ये चल जाएगा आपका थर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद कहता है आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, आर और एच एक साथ नहीं पढ़ता है। तो आर एच जो है फर्स्ट में है, एच यहाँ पे कह रहा है आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, तो आर एच एक साथ नहीं पढ़ेगा, आर एच एक साथ नहीं पढ़ेगा तो 2 में तो सीट पहले फुल है और 1 में ये पढ़ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है। आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है, आर को केमिस्ट्री भी पसंद नहीं है, ठीक है। एम को इतिहास पसंद नहीं है, एम को हिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। आपको ये भी पता चल चुका है इसमें 3 बच्चे हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, इसका मतलब कम से कम जो 2 होना चाहिए, तो यहाँ 1 ही हुआ तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलेज में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ज्योग्राफी प्लस केमिस्ट्री जो कंडीशन होते हैं वो हर एक पजल में 1 से 2 कंडीशन रहेंगे और उनको जब सॉल्व करना होगा तो सबसे लास्ट में आप सॉल्व करेंगे, कभी भी फर्स्ट में उसके बारे में नहीं सोचेंगे। यदि फर्स्ट में सोचेंगे तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा जो उसको लास्ट में देखना है। ज्योग्राफी केमिस्ट्री सेम कॉलेज। अब देखिए ज्योग्राफी और केमिस्ट्री सेम कॉलेज है, टोटल 1 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे केमिस्ट्री में जाएगा भी नहीं, तो 4 कंप्लीट हो गया है। अब ज्योग्राफी केमिस्ट्री सेम कॉलेज, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन सबको हम ज्योग्राफी केमिस्ट्री पढ़ाना चाहेंगे। तो यहाँ देखते हैं इनके पास बायो है, इनके पास केमिस्ट्री नहीं है तो ये ज्योग्राफी दे सकते हैं, और इनको मैथ नहीं है तो हम इनको केमिस्ट्री दे सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट कॉलेज में ये दोनों पढ़ रहा है, तो इसमें 2 ही विद्यार्थी है, लेकिन इसमें से एक विषय इसका ऑलरेडी इंग्लिश है, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री कभी संभव है नहीं। और उसके बाद 2 कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका फिजिक्स है, तो ये कभी होगा नहीं, इसलिए यहाँ जाएगा ज्योग्राफी और यहाँ जाएगा केमिस्ट्री। यहाँ ज्योग्राफी हो गया और यहाँ केमिस्ट्री हो गया। अब ज्योग्राफी केमिस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, रसायन शास्त्र खत्म और ज्योग्राफी यानी भूगोल खत्म। अब आपके पास बचा इतिहास और गणित। तो अब आप देख सकते हैं ये लड़का इतिहास नहीं पढ़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मैथ पढ़ाएंगे और इसके लिए जो बचेगा इतिहास बचेगा, और यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। तो कॉलेज थर्ड में कौन पढ़ता है वो आप देख सकते हैं। कॉलेज थर्ड में पढ़ने वाला आपका है FRW। FRW ऑप्शन होगा FRW या FWR, एक ही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एम का पसंदीदा विषय कौन सा है। तो एम क्या पढ़ता है वो देखिए। तो एम आपका जो पढ़ रहा है, एम आपका मैथ पढ़ता है और सेकंड कॉलेज में पढ़ता है, तो एम मैथ सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड एम मैथ, यानी ये एम मैथ सेकंड रहे या सेकंड एम मैथ रहे या मैथ एम सेकंड रहे, कोई भी ये तीनों चीज़ उल्टा पुल्टा लिखे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और इनमें से 3 विद्यार्थी किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप देख ही रहे थे यहाँ पे 3 विद्यार्थी FWR कॉलेज थर्ड में है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये इसका यदि पूरा वीडियो देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल कहने का मतलब फिगर वाला। अब इसमें आपको करना क्या है, सो देखिए, इसमें कहता है बेमेल का पता लगाइए। बेमेल मतलब कौन सा डिफरेंट है। अभी आप देख रहे हैं कि ये 4 गो भुजा है और अंदर में 2 भुजा है, तो कह सकते हैं बड़ा 4 अंदर 2। ये 4 भुजा है, ये आपको यहाँ पे 5 भुजा है, ये 3 भुजा है, यानी 4 5 3। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 2 3 4 5 6 4 6 5। और यहाँ देख सकते हैं 4 6 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है ये पता चल चुका है कि ये बाहर वाला जो है ये सभी में है, क्योंकि 4 सभी में कॉमन है। ये 4 सभी में कॉमन है, इसको आंसर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 के बाद 0 है, 0 तो दिखेगा नहीं, नगण्य रहेगा। 5 के बाद 3 है, 6 के बाद 5 है, 6 के बाद 4 है। तो आप देखते हैं कि अंदर में ये 2 है तो उससे ये 2 कम है, ये 5 है तो इसमें 2 कम है, ये 6 है तो इसमें 1 कम है, और ये 6 है तो इसमें 2 कम है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है ये जितना था उससे ये 2 कम था, 5 से 2 कम 3, 6 से 2 कम 4 होता, लेकिन यहाँ 6 से 2 कम 4 है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। और 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसे दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्लेन कागज लिया गया है, फिर इस कागज को यहाँ से मोड़ा गया है, फिर इस कागज को यहाँ से मोड़ा गया और एक यहाँ गोला काटा गया है। अब यहाँ पे खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो हम जानते हैं कि फिगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा फिगर को सीधा ऐसे ऐसे मोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी सिंगल लेयर था, जब मोड़े तो डबल लेयर हो गया, और जब फिर यहाँ से इसको मोड़ा गया तो फिर 4 लेयर हो गया और यहाँ छेद कर दिए। इसका मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ इसका फिगर होगा, जो कि उपयुक्त फिगर आपका यहाँ पे ना तो ये है ना ये है, क्योंकि 4 फिगर होना चाहिए। अब ये दोनों थोड़ा सा है, तो इसमें दोनों यहाँ है, यहाँ दूर दूर है, इसलिए यहाँ मजबूरी में आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिक्शनरी से लिया गया है। डिक्शनरी क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो आप लोग को पता होगा डिक्शनरी में जो भी हम लोग शब्द खोजते हैं, सबसे पहले सारे डिक्शनरी में ए शब्द फर्स्ट होता है, क्योंकि उनका जो है A1, B2, C3, D4 इस वैल्यू के आधार पे उसको लिखा जाता है। यदि रैंडमली तीतर बितर लिखा जाता तो हम लोग कोई शब्द खोज नहीं पाते। तो अब यहाँ उसी डिक्शनरी का यूज करते हुए आपको बनाना है। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले PAR 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 यानी सब में बराबर है। तो PAR PAR जब सब में बराबर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अब उसके बाद इसमें T है, उसके बाद इसमें D है, उसके बाद यहाँ C है, उसके बाद यहाँ L है, उसके बाद यहाँ T है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में छोटा जो है ये C है। C का 3 वैल्यू होता है, तो ये सबसे छोटा है। तो अब जो सबसे छोटा है ये C है, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट। और C से जैसे बड़ा बढ़ते हैं तो ये D होता है, D बड़ा हो गया तो ये हो गया सेकेंड। अब T है और L है, तो ये मेरा L हो जाएगा थर्ड। अब ये T है और ये T है, तो इस T के बाद Y है, Y का वैल्यू होता है 25, और T के बाद यहाँ I है, I का होता है 9, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, और ये लास्ट में है इसीलिए 5 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में कभी कभी पूछेगा जो इसमें पहला कौन सा होगा, तो पहला C नंबर होगा, आंसर चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्रम में लिखना है, तो इसका क्रम लिखेंगे 3 फर्स्ट में आया, फिर 2 3, फिर 2 सेकंड में,
थर्ड नंबर पे 4 है और फिर 4 नंबर पे 1 है और 5 ये है, यानी कहने का मतलब 32,415 32415 32415 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। और नेक्स्ट कहता है बनाना, क्वेश्चन नंबर 25, बनाना शब्द के अक्षरों में कितने अक्षरों के बीच उतने ही दूरी है जितने कि उनको बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ये जो है पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड चैप्टर का नाम लिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको ABCD बढ़िया से पढ़ने होगा तो आंसर आपका बढ़िया हो जाएगा। BANANAS बनाना दिया गया है। इसको बनाना कैसे है देखिए, यहाँ B है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे जो रहेगा यहाँ से। और पेयर बनाने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। तो यहाँ देखिए B है तो BCDEFGH नहीं होगा, AB बन गया, ABCDEF नहीं होगा, AB तो हो गया, NOPQR नहीं हुआ, ABCD NOPQR NOP ABCDEF AB STUVWXY नहीं हुआ। तो इसका एक पेयर बना और वो पेयर बना AB। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो A और B बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज हम 25 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करवा दिए और इसी तरीके से अगला सेट भी आप लोग को कंप्लीट होता रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी लोग नए होंगे चैनल पे वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग पुराने होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए वाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब इसमें क्या होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जितना भी क्वेश्चन है इसका यदि किसी को PDF चाहिए या प्रैक्टिस करने के लिए सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर भी संपर्क करेंगे तो आपको जो है इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, और जब प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा तो आप उसे पहले सॉल्व कर लें और उसमें अपना रैंकिंग देख लें और उसके बाद पुनः हमसे डिस्कस कर लें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि आप कितने जानते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 74858687 और 22 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे जुड़ के आप यहाँ से कोचिंग के संबंधित जो भी आपका मटेरियल है वो सारे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।